हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहित सोनी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मैटर का चैप्टर हमारा स्टार्ट किया था और मैटर के चैप्टर के अंदर हमने मैटर की जो 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और 2 स्टेट हमने और बात की थी, प्लाज्मा स्टेट और किसके बारे में, बीसी के बारे में। ठीक है, उनके बारे में स्टडी की। उसके बाद हमने इंटर कन्वर्जन देखा कि स्टेट जो है आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे हो सकती है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली हम 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर में अल्ट्रेशन करके या प्रेशर में, है ना। टेम्परेचर के अंदर अगर हम हेयर बदल कर दें, अल्ट्रेशन कर दें, तो स्टेट जो है चेंज हो जाती है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, या लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड। ठीक है, तो टेम्परेचर से जो चेंजेस थे, अल्ट्रेशन एंड टेम्परेचर को अल्ट्रेट करके क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं वो हमने देख लिए थे। उनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स निकल के आई थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज की इस क्लास में हम बच्चों देखने वाले हैं जो हमने वहाँ पर टर्म्स पढ़ी थी, है ना, कि लाइक बॉइलिंग क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आज ग्राफ की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ पर आखिर उन स्टेट्स को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है बच्चों टेम्परेचर टाइम ग्राफ। तो टेम्परेचर टाइम ग्राफ का मतलब क्या है बच्चों, कि हमें ग्राफ बनाना है किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में और टाइम के बीच में। किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में और टाइम के बीच में। देखो, इसको मैं समझा देता हूँ बच्चों, यहाँ पर देखिए हम ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं बच्चों, ये तो है आपका टेम्परेचर, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या है आपका टाइम, ठीक है। और लास्ट क्लास का वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम कंटेनर लेते हैं, उसको एक बार यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे हमने एक कंटेनर लिया था, ठीक है, उसके अंदर आइस क्यूब्स हैं। आइस क्यूब किस स्टेट में बच्चों, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बंसेन बर्नर लगाया था, एक्टिविटी में बताया था ना, ठीक है। ये बर्नर लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। बंसन बर्नर से हम इसको कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि अगर इसमें, क्योंकि देखो ग्राफ में हमें इसको प्लॉट करना है, तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए यहाँ पर हम टेम्परेचर ले लेते हैं। हम इमेजिन, मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा टेम्परेचर है, आइस का टेम्परेचर सपोज कितना है, 10 डिग्री माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस। यानी जब हीटिंग प्रोसेस चालू नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आइस का टेम्परेचर, अब टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, यहाँ थर्मोमीटर लगा होता है, ठीक है। थर्मोमीटर में रीडिंग होती है, रीडिंग से पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है। ये थर्मोमीटर कैसे, वो सेटअप जो पूरा था वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि आखिर ग्राफ के अंदर इसको प्लॉट कैसे करेंगे। तो जब मैंने इसको हीटिंग प्रोसेस करना चालू नहीं किया तो आइस क्यूब का टेम्परेचर मान लिया कितना, -10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब -10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जब इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे हम, तो हीट करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा नो। माइनस से कहाँ पर जाएगा, धीरे धीरे गया ये 0 डिग्री सेल्सियस पर। किस पे गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका आइस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वाटर में। इट्स मीन सॉलिड स्टेट चेंज हो गई आइस की, किस में, लिक्विड स्टेट में, जो है आपका वाटर। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर वो चेंज तो हो जाएगा, लेकिन हम बोल सकते हैं कि भाई अभी भी वहाँ पर हीटिंग प्रोसेस अगर कंटिन्यूसली चालू है तो वहाँ पर एक कंसेप्ट निकल के आया था बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, याद है। तो अब यहाँ पर जो सॉलिड है वो क्या हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। यानी जब आप कंटिन्यूसली इसको हीट कर रहे हैं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है। कंटिन्यूसली हीटिंग किया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक वो पहुँच गए। मैक्सिमम पहुँचने के बाद जो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर आके टेम्परेचर जो है रीडिंग में, मतलब थर्मोमीटर में रीडिंग जो है वो कॉन्स्टेंट हो गई। तो कांस्टेंट क्यों हुई, अब जो वो लिक्विड के पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, उनको ब्रेक करने के लिए भी आपको हीटिंग चाहिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आके थर्मोमीटर रीडिंग कांस्टेंट दे रहा है, क्यों दे रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। वो किस लिए है, क्योंकि अब वो जो हीट कर रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है, वो हीट जा रही है बच्चों जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनको, सॉरी जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए। समझ रहे हो इस चीज़ को। यानी यहाँ पर कंटिन्यूस हीट कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे आके थर्मोमीटर में रीडिंग कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट होने के बाद कुछ देर तक कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद क्या होगा, कुछ देर बाद आपकी रीडिंग वापस बढ़ना चालू करेगी। तो अब यहाँ पर हमारा सॉलिड जो है बच्चों वो प्रॉपरली चेंज हो चुका है, किसमें,
लिक्विड में। किस में चेंज हो चुका है बच्चों? लिक्विड में। कहाँ से कहानी स्टार्ट करी थी? -10 डिग्री सेल्सियस। धीरे 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 जाते गए 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर जाके एक बार तो थर्मोमीटर में रीडिंग हुई कांस्टेंट। कांस्टेंट होने के बाद बच्चों ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करके कहाँ पर जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो वापस वही बात कि ये जो वाटर यानी जो लिक्विड फॉर्म हमारी आई है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी कहाँ पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब या हम ये बोलते हैं कि लिक्विड जो है गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट होता है कितने? 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है कि हीटिंग प्रोसेस चालू है और थर्मोमीटर के अंदर कुछ टाइम तक रीडिंग कांस्टेंट आएगी, 100 डिग्री सेल्सियस ही आएगी। वो कांस्टेंट रीडिंग क्यों आई बच्चों? वहाँ पर कंसेप्ट आ गया किसका? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर कंटिन्यूसली हीट चालू है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आके एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर रीडिंग कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये कांस्टेंट क्यों हुई? क्योंकि वो जो हीट है, कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं, तो वो हीट कहाँ जा रही है? जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड जैसे चेंज हो रहा है, सॉरी गैस में, है ना? तो लिक्विड अब गैस में कब छोड़ भाई? मैक्सिमम जाने के बाद तो जो है गैस की स्टेट आ जाएगी, लेकिन अब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो हम हीटिंग दे रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है लिक्विड जो है प्रॉपर्ली चेंज हो जाएगा किसमें? वेपर्स में, गैस में। आ रही है बात समझ में? तो अब हमें जो स्टेट मिलेगी वो पूरी कैसी होगी? गैसेस स्टेट होगी। अब इसी कंसेप्ट को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है? देखो बच्चों, मैंने मान लिया यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पर तो हमारा क्या है? इस पॉइंट पर हमारा क्या है? सॉलिड है, यानी हमारे पास आइस क्यूब है। ठीक है, धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ा, कितना आया? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना आया बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर थर्मोमीटर में रीडिंग कैसी हुई? कांस्टेंट। कांस्टेंट हुआ है बच्चों, ये यहाँ पर देखो कांस्टेंट लाइन बनाई मैंने, टेम्परेचर और टाइम के बीच में कैसे लाइन है? कांस्टेंट लाइन। अब इस केस में क्या है? हमारी सॉलिड स्टेट लिक्विड के इक्वल है और लिक्विड सॉलिड, प्रॉपर्ली लिक्विड में चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ पर क्या है आपका? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? LHF लिखा हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वापस धीरे धीरे हमने क्या किया बच्चों? हमने नहीं किया, जब आप कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं तो ये वापस क्या होगा? थर्मोमीटर रीडिंग शो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वो कहाँ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस से 1 2 3 4 5 6 गया, ये गया कहाँ पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पर तो हम बोल दें कि भाई इसकी यहाँ इस केस में तो हमारे पास कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट है। इस केस में हमारे पास कौन सी स्टेट आ गई? लिक्विड स्टेट आ गई। ठीक है, वापस 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? कांस्टेंट रीडिंग शो करेगा, यस और नो? तो क्या होगा यहाँ पर? लिक्विड जो है गैस के और गैस लिक्विड में, प्रॉपर्ली गैस में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपका? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यस और नो? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब वापस जो बच्चों, अब 100 डिग्री सेल्सियस होने पर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो स्टेट आएगी ये प्रॉपर्ली आपकी लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? गैस में। तो ये तो सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? तो ये जो ग्राफ है बच्चों, इसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर टाइम ग्राफ। क्या बोल रहे हैं इसको? टेम्परेचर टाइम ग्राफ। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, कुछ नहीं किया है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ है? 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ है? कौन सी स्टेट किस टेम्परेचर पर चेंज हुई है? यानी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो स्टेट है, जैसे वाटर की बात करें तो कैसी होगी वो? लिक्विड। ठीक है, माइनस से 0 डिग्री की सेल्सियस के बीच में कौन सी होगी? सॉलिड स्टेट। यहाँ पर क्या हो गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ क्या हो गया? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है? इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों। देखिए आपके पास ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर। वी कैन शो द चेंज ऑफ टेम्परेचर विद द टाइम इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर टाइम ग्राफ ड्रॉन बाय यूजिंग द रीडिंग्स ऑब्टेन्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट। सच अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ
इज शोन इन फिगर। तो ये डायग्राम भी आप, ये फिगर बना रखा है टेम्परेचर टाइम ग्राफ का, और अभी मैंने बताया उससे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है स्टार्ट हुआ है बच्चों किससे, 0 डिग्री सेल्सियस से। तो ए से बी पर सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, फिर ये देखो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे गया तो किस में चेंज हो गया, ये लिक्विड में। 100 डिग्री सेल्सियस पे सी से डी पॉइंट पर आपका क्या है, लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड। फिर डी से ई की बात करें तो ये क्या होगी, गैसियस स्टेट। क्लियर है। और इस टेम्परेचर टाइम ग्राफ की बच्चों पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपके नेक्स्ट पेज पर। देखिए, इफ वी कैन अंडरस्टैंड द अबव ग्राफ बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वाटर, इन दिस ग्राफ 8 पॉइंट ए वी हैव ऑल आइस। ए पॉइंट पर हमारे पास क्या है, सारी आइस है, ठीक है। एज वी हीट इट द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग टू फॉर्म वाटर, बट द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड द वाटर मिक्सचर डज नॉट राइज, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। 8 point B, all the ice has melted to form water। अब B पॉइंट पर क्या होगा, जितनी भी आइस होगी वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। Thus we have only water at point B. Now on heating beyond point B, the temperature of water starts rising as shown by the sloping line BC in the graph. When the temperature of water reaches at its boiling point, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, water starts converting into steam, but during the process of boiling temperature does not, वापस वही वाली बात आ गई बच्चों, constant वाली बात, ठीक है, does not rise and thus constant temperature is observed। लाइन CD, ये वाला CD वाली लाइन कौन सी हो गई बच्चों, ये वाली, इसकी बात कर रहा है CD की, और ये AB वाली लाइन, ठीक है। 8 point D, all the water has boiled to form steam, thus we have only steam at point D, और D पॉइंट पर आपका क्या होगा, steam। now on heating beyond point D, अब देखो क्या लिखा हुआ है, B से ज़्यादा पॉइंट पर हीट करेंगे, द टेम्परेचर ऑफ स्टीम राइजेज एज शोन बाय दी स्लोपिंग लाइन DE, और इसको देखें तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना चालू कर देगा किस पर, DE पर। क्लियर है, तो इसको आप लोग देखिएगा। चले आगे, नेक्स्ट है बच्चों डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि बच्चों देखो, हमने देखा था यहां पर, देखो सॉलिड स्टेट किस में चेंज हो रहा है बच्चों, लिक्विड में। सॉलिड जो लिक्विड में चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा प्रोसेस था वो, मेल्टिंग। क्या प्रोसेस था, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो मेल्टिंग, और लिक्विड को वापस चेंज कर रहे हैं सॉलिड में, तो वो क्या है बच्चों आपका, फ्रीजिंग पॉइंट, या हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग। और यहाँ पर हम ले लेते हैं गैस, ठीक है। लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, लिक्विड गया किस में, गैस में, तो हम क्या बोल रहे हैं, वेपोराइजेशन। क्या बोल रहे हैं बच्चों, वेपोराइजेशन। पढ़े हैं ये सारे प्रोसेस, बिल्कुल देखें हमने। गैस को अगर वापस लिक्विड में चेंज करना है तो क्या हो गया, गैस को कूल कर दो, कंडेंसेशन। बात समझ में आ रही है। तो ये तो तीनों का इंटर कन्वर्जन हुआ कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड गैस में, या गैस चेंज हुआ लिक्विड में, लिक्विड चेंज हुआ सॉलिड में। अब मैं आपसे बोलूं कि सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो याद रखो बच्चों, सॉलिड डायरेक्ट अगर गैस में चेंज होता है तो इसको कहा जाता है सब्लिमेशन। क्या कहा जाता है बच्चों, सब्लिमेशन। और गैस अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो इसको भी हम सब्लिमेशन का ही नाम देते हैं, या एक नाम और देते हैं, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, सब्लिमेशन ही कहते हैं, या हम इसको डिपोजिशन भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। बात आ रही है समझ में, यानी यहाँ पर तो सॉलिड लिक्विड से, लिक्विड गैस से, गैस लिक्विड से, सॉलिड से। अब सॉलिड डायरेक्ट अगर गैस में चेंज हो रही है, सॉलिड स्टेट डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है तो इसको कहा जाता है सब्लिमेशन, या गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रहा है तो इसको हम सब्लिमेशन या डिपोजिशन। अब सर ये कैसे सॉलिड जो है बिना लिक्विड में चेंज हुए कैसे गैस में चेंज होगा, बिल्कुल होता है। आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे मैटर या ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो लिक्विड में चेंज हुए बिना सीधे किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में। जैसे कॉमन एग्जांपल हम बात करें कैम्फर, या फिर अपन बोलते हैं ना आम भाषा में कपूर।
कपूर होता है ना, कपूर जो पूजा वगैरह में काम में लेते हैं, ठीक है, उस कपूर को अगर आप एक प्लेट में रख दो, ठीक है, और उसको आप हीट करो, गर्म करो, तो गर्म करोगे तो ये सीधा वेपर्स यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ये लिक्विड में चेंज नहीं होगा, ये लिक्विड में चेंज नहीं होगा, ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। अब आप बोलोगे सर ये गैस में कन्वर्ट हो गया, तो गैस को वापस किस में, सॉलिड में कैसे चेंज करें, कर सकते हैं, कैसे? तो इसको अगर मैं प्रॉपर वे से अगर एक्टिविटी बेसिस पर देखूँ ना बच्चों, कपूर वाले को कैसे, ये तो समझ में आ गया, इसको हटा दूं। तो देखो ये जैसे मैंने यहाँ पर लेबोरेटरी के अंदर चाइना डिश ले ली, ठीक है, चाइना डिश के अंदर क्या रख दिया, यहाँ पर कपूर रख दिया, ठीक है, इसको कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और इसको मैंने क्या किया, एक फ्लास्क, ये कॉनिकल फ्लास्क टाइप है, इससे मैंने क्या किया, इसको प्रॉपरली यहाँ पर कवर अप कर दिया, है ना, इस तरीके से कवर कर दिया कि इसमें से कोई भी आपकी हीट जो है वो बाहर, मतलब जो भी गैस बन रही है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। इसको हीट कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया बच्चों, कॉटन लगा दिया, रुई होती है ना, रुई, कॉटन लगा दिया। तो जैसे जैसे इसको हीट करेंगे इसकी गैसेस बनेगी, वो गैस जो है बाहर तो कहीं से निकलेगी नहीं, क्योंकि पूरा जो है प्रॉपर तरीके से इसको पैक कर दिया। वो गैस बाहर निकलेगी, कहाँ पर आके इकट्ठी होगी बच्चों, कॉटन पर या इसकी सरफेस पर भी इकट्ठी हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉटन को यहाँ से हटा दूंगा। जैसे ही कॉटन को हटाएंगे तो वो गैस जो है एटमॉस्फेयर की एयर के कांटेक्ट में आएगी, तो गैस जो है ठंडी होगी, है ना। तो गैस जैसे ही ठंडी होगी तो ये जो कॉटन के ऊपर जो गैस इकट्ठी हुई है वो हो जाएगी कंडेंस। ठंडी होने के बाद वो चेंज हो जाएगा वापस किसमें, सॉलिड स्टेट में। फिर इसको मैं क्या करूँगा, एक प्लेट के अंदर इसको अच्छे से क्रश करूँगा तो यहाँ पर मुझे वापस क्या मिल जाएगा, कैम्फर। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉलिड स्टेट को चेंज कर सकते हैं गैस में, या गैस वापस जो है चेंज हो सकती है किसमें, सॉलिड में। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए। ये था डायरेक्ट इंटरकन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स डायरेक्टली इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नॉन एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। अब याद रखिए बच्चों, अ सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन, जिसका सब्लिमेशन हो रहा है उसको तो कहा जाता है सब्लाइम। उसको क्या कहा जाता है, सब्लाइम सब्सटेंस। और नेक्स्ट क्या, द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग, जैसे अभी कपूर की बात करी जो कॉटन पर इकट्ठा हुआ था, और कॉटन को गैस जो है वेपर्स इकट्ठी होने के बाद उसको हम कूल करके वापस सॉलिड में चेंज कर रहे थे। वो जो कपूर मिला था हमें, कैम्फर मिला था, वो है आपका सब्लिमेट। तो सबलाइम तो क्या हुआ, जिसको हम गर्म करके जिसकी सॉलिड स्टेट को चेंज कर रहे हैं गैसेस स्टेट में। और सब्लिमेट क्या हो गया बच्चों, कि गैसेस स्टेट में आने के बाद हमें जो सॉलिड मिल रहा है वो क्या है, आपका सब्लिमेट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास ये डायग्राम कैसे बना हुआ है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंटरकन्वर्जन बच्चों, हमने देखा कि मैटर की स्टेट जो है चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या सॉलिड से गैस, या गैस से सॉलिड। वहाँ पर सब चीज़ों में हमने देखा कि टेम्परेचर जो है उसको हम कम ज़्यादा करके हम उसका स्टेट को चेंज स्टेट्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली बच्चों प्रेशर भी ऐसा है कि प्रेशर भी ऐसी टर्म है, या बोलते हैं प्रेशर को भी हम चेंज करके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो याद रखो बच्चों, अगर आपने जनरली हम जो गैसेस होती है ना, गैसेस जो होती हैं, गैसेस की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं लिक्विड्स के अंदर। कैसे चेंज करते हैं आप लोगों को, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होती है ना, स्पेस ज़्यादा होती है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। तो उस पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है अगर हाईली प्रेशराइज कर दें हम, है ना, गैसेस को अगर हाई प्रेशराइज कर दें तो गैसेस अपनी स्टेट चेंज कर लेती हैं, किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। इसके कॉमन एग्जांपल्स बच्चों आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे हमारे घरों के अंदर एलपीजी सिलेंडर आते हैं, ठीक है, गैस के सिलेंडर्स आते हैं ना, उसके अंदर किस में है, आपकी गैस जो है किस में है, लिक्विड फॉर्म में ही है, क्योंकि उन सिलेंडर्स के अंदर जो गैस है हाई प्रेशर पर भरी हुई है।
हाई प्रेशर पर भरी हुई है तो वो लिक्विड फॉर्म में। अब उसके ऊपर हम जब रेगुलेटर लगाते हैं, रेगुलेटर को वापस नॉब को जब ओपन करते हैं, तो जब वो बाहर आती है तो एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट, एयर की कांटेक्ट में आती है तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। आ रही बात समझ? सिमिलरली ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आपने देखे होंगे, है ना। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स में भी क्या है? गैसेस जो है हाई प्रेशराइज्ड गैसेस भरी हुई है। या हमारे ये सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं, सीएनजी के ऑटो वगैरह चलते हैं ना, गैस की जो गाड़ियाँ चलती हैं, उनके अंदर भी क्या है, जो गैसेस जो हैं वो हाई प्रेशर करके, हाई प्रेशराइज्ड गैस जो है वो फिल की जाती है, तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेती है ना। तो प्रेशर का अल्ट्रेशन करके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, अल्टरिंग द प्रेशर। क्या लिखा हुआ है बच्चों? द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंट इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। सो व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स डिक्रीजेस एंड अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों? लिक्विड में। प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। ये याद रखना बच्चों, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर हम गैसेस किस में चेंज हो जाएंगी? लिक्विड में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज अ गैस। नॉर्मल कंडीशंस में हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। इसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं कैसे बच्चों? नॉर्मल कंडीशंस और टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेसिंग इट टू अ प्रेशर 70 टाइम्स मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर है उससे 70 गुना प्रेशर अगर हम बढ़ा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है चेंज हो जाएगी, गैसेस स्टेट जो है CO2 की वो चेंज हो जाएगी किसमें? लिक्विड में। क्लियर है? नेक्स्ट आप लोगों ने बच्चों सॉलिड आइस के बारे में सुना होगा, है ना। सॉलिड आइस या सॉलिड ड्राई आइस के बारे में सुना होगा। ड्राई आइस जो है वो किसकी फॉर्म होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की। तो लिखा हुआ है सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस नाम से जानी जाती है? ड्राई आइस। सॉलिड CO2 इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड यूज्ड टू फ्रीज आउट। किस में यूज करते हैं इनको? यूज टू डीप फ्रीजेस फूड एंड टू कीप आइसक्रीम कोल्ड। सो डीप फ्रीजर वगैरह आप लोगों ने दुकानों में जो बड़े बड़े फ्रीजर होते हैं ना, डीप फ्रीजर वगैरह होते हैं, उसमें जो CO2 की स्टेट होती है वो कैसी होती है? आपकी ड्राई आइस की, सॉलिड स्टेट। सॉलिड CO2 को ही क्या बोल रहे हैं? ड्राई आइस। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है प्रेशर की यूनिट क्या होती है? तो बच्चों प्रेशर की यूनिट हम जनरली लेते हैं किसमें? पास्कल में। किसमें लेते हैं? पास्कल में। और 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर पास्कल में यूनिट आपसे कोई पूछे तो कितना होता है? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, 10 की पावर 5 लिखा हुआ है, यानी 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। क्लियर है बच्चों? नोट लगा के एक बात लिखी, व्हेन प्रेशर इज लोअर्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज लोअर्ड, दिस हेल्प्स इन रैपिड चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस। तो सीधी सी बात है, जब प्रेशर कम करोगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को अल्टरेट करके, चेंज करके हम स्टेट्स को कैसे चेंज करते हैं, ये सारी कहानी डिटेल में मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चों इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है इवेपोरेशन और एक होता है बॉइलिंग। समझ रहे हो इस बात को? इवेपोरेशन के अंदर भी क्या होता है? लिक्विड चेंज होता है किसमें? वेपर्स में। और बॉइलिंग प्रोसेस में भी क्या होता है? लिक्विड चेंज होता है वेपर्स में। बट दोनों में कंडीशंस अलग हैं। दोनों में कंडीशंस क्या अलग हैं बच्चों? इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो होता है लिक्विड जो होता है उसकी सरफेस। सरफेस का मतलब ये कि सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो पार्टिकल चेंज हो जाते हैं वेपर्स में। यानी इवेपोरेशन प्रोसेस में पहली बात तो ये कि ये सरफेस फिनोमिना है, और बॉइलिंग जो है कैसा है? बल्क फिनोमिना है। यानी बॉइलिंग जब होगा वो पूरा का पूरा जो है पार्टिकल्स वो सारे होंगे, इवेपोरेशन सरफेस टू सरफेस होगा। सेकंड अगर बात करें बच्चों इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन प्रोसेस जो है बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर होता है। समझ रहे हो? यानी लिक्विड का अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो लिक्विड को बॉईल होने की जरूरत नहीं है,
बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर जितना भी होगा, जो भी टेम्परेचर होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर लिक्विड चेंज हो जाएगा वेपर्स में, तो वो प्रोसेस कौन सा हुआ? इवेपोरेशन। क्लियर है ये बात? और बॉइलिंग की अगर बात करें तो बॉइलिंग प्रोसेस के अंदर लिक्विड गैस में कब चेंज होगा? जब लिक्विड जो है कंटिन्यूसली बॉइल होगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद वो वेपर्स में चेंज होगा। तो इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद लिक्विड जो है चेंज होगा किसमें? वेपर्स में। क्लियर है ये बात? अब बच्चों ये है कि इवेपोरेशन जो है कुछ कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे बात करें कि इवेपोरेशन, अगर लिक्विड का बात करें, लिक्विड है आपके पास ग्लास के अंदर रखा हुआ है ना, ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है और उतना ही पानी, ग्लास के जितना ही पानी आप सरफेस पर गिरा दो, तो दोनों के केस में इवेपोरेशन यानी वेपर्स किसकी जल्दी बनेगी? जो जमीन पर पानी गिरा हुआ है उसकी जल्दी बनेगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जो है आपने बढ़ा दिया, जबकि ग्लास के अंदर एरिया कम था, है ना, तो उसके अंदर क्या होगा? इवेपोरेशन जल्दी होगा। क्लियर है? और हम बात करते हैं फैक्टर्स की। जैसे मैं बात करूं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं बच्चों विंड स्पीड की, हवा की, तो विंड स्पीड जितनी, जैसे हम जो है कपड़ों को सुखाते हैं, तो कपड़े कैसे सूख रहे हैं? हाँ भाई, कपड़े छतों पे सुखाते हैं तो कपड़ों के अंदर क्या है? वाटर है, वाटर प्रेजेंट है, तो उनका क्या हो रहा है? वेपर्स में ही तो कन्वर्ट हो रहे हैं, इवेपोरेशन ही तो हो रहा है। जब हवा जितनी तेज चलेगी, इवेपोरेशन की रेट क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है ये बात? तो देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों इसमें, द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसी भी टेम्परेचर पर लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। The particles of matter are always moving and are never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different kinetic energy. तो जैसे वाटर की बात यहाँ पर करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो बॉईल हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर क्या होगा? अगर वो अपनी वेपर्स में चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इवेपोरेशन। ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी की बात वही बच्चों कि जो मैटर के पार्टिकल्स, जैसे लिक्विड की बात करें तो वो पार्टिकल से बना हुआ और पार्टिकल्स की क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स होंगे, उनके काइनेटिक एनर्जी अलग अलग तरीके से होगी। यानी सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम, लिक्विड के पार्टिकल्स की थोड़ी ज़्यादा, गैसेस के पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा, है ना। नेक्स्ट देखिए, In case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy. तो मैंने बताया था बच्चों इवेपोरेशन, जैसे आपका ये लिक्विड है, ठीक है, यहाँ लिक्विड की सरफेस पर यहाँ पार्टिकल्स है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी कंपेयर टू इनकी, यानी यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे इनके कंपेयर में सरफेस वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जैसे ये सनलाइट आएगी तो ये पार्टिकल्स ही हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पहले सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। क्लियर है? आगे देखिए, इज एबल टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। सीधी सी बात है कि सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो वो जल्दी क्या होंगे? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नोट लगा के लिखा हुआ है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 atm। और जो सी लेवल है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चों? 1 atm। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों आपके लिखा हुआ है कौन कौन से, अभी मैंने बताया था कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल का साइन है बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, इसको कम कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा? कम होगा। सीधी सी बात है। सरफेस एरिया की बात करें तो ये भी क्या बच्चों होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, इसको कम कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा? कम होगा। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर की बात करें, जैसे अभी बच्चों बारिश का टाइम चल रहा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। क्या मतलब हुआ बच्चों कि अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा?
कम होगा। ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी जैसे बारिश के टाइम में जो है एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं क्या, छतों पे कपड़े जल्दी सूखते हैं क्या, वो क्यों नहीं सूख रहे, क्योंकि ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो इवेपोरेशन की रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है बात। और यही बारिश का टाइम नहीं होता, धूप अच्छे से निकल रही होती तो क्या होती, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता, बढ़ जाता, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्लियर है। आगे देखिए विंड स्पीड। तो विंड स्पीड अभी मैंने बताया बच्चों, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हवा जितनी तेज चलेगी उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन की रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये कम होगा तो वो भी कम होगा। नेचर ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो बच्चों, सब्सटेंस विद हाई बॉइलिंग पॉइंट्स विल इवेपोरेट स्लोली, जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो स्लोली इवेपोरेट होंगे। वाइल सब्सटेंसेज विच लो बॉइलिंग पॉइंट विल इवेपोरेट क्विकली, जिनके बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद उनका भी इवेपोरेशन होगा, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट जिनका कम है वो कम बॉइलिंग पॉइंट से ही टेम्परेचर पर क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, वेपोराइजेशन। अब यहाँ पर डिफरेंस बता रखा है बच्चों इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में, जिसको आप लोग खुद देखेंगे कि वो सरफेस फिनोमिना है, ये बल्क फिनोमिना है। ये बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से करते हैं लिखा हुआ है, ये जितने फैक्टर हमने पढ़े हैं अभी, ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों कि कूलिंग इवेपोरेशन से जो है कूलिंग इफेक्ट क्यों शो होता है। तो फर्स्ट केस आपके लिखा हुआ है द कूलिंग, देखो एग्जाम्पल पे आ जाता है हम सीधा। फर्स्ट देखो बच्चों, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो क्या होता है समर के अंदर, गर्मियों के अंदर हम कॉटन क्लोथ्स को क्यों पहनते हैं, क्योंकि स्वेट जितना भी आता है यानी पसीना जो आता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, आपका कॉटन का क्लोथ जो पहना हुआ है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अब बाहर से जो हवा आती है ना, विंड स्पीड जो होती है, तो जैसे हवा आएगी तो वो स्वेट के पार्टिकल हैं उनको क्या होगी, वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमें कैसा फील होता है, ठंडा ठंडा कूल कूल फील होता है। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म। परस्पायर का मतलब वही स्वेटिंग mechanism of our body which keeps us cool. During evaporation the particles at the surface of liquid gain energy from the surroundings or body surface. The heat energy equal to latent heat of, तो heat energy किसकी equal हो जाएगी, latent heat of vaporization के is absorbed from the body leaving the body cool. Cotton being a good absorber of water help in absorbing the sweat. ठीक है। नेक्स्ट है आपका water droplets on the आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, अभी गर्मियों के टाइम पे जब हम फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हैं और उसको आप रख दो टेबल के ऊपर, आपने रख दिया तो कुछ मतलब कुछ ही 1-2 मिनट के बाद आप देखोगे जो वाटर की बोतल है उसकी सरफेस पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स यानी पानी की बूंदें दिखती है ना। अब वो एक्चुअल में हो क्यों रहा है, क्योंकि आपने पानी की बोतल अंदर से निकाली, अब उस पानी की बोतल की सरफेस कैसी है, कोल्ड है, ठंडी है, और एटमॉस्फेयर की एयर कैसी है, गर्म है। उसके कंपैरिजन में तो हॉट है ना, गर्म है, तो उसके कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो उसकी हीट तो वो लेके चली जाएगी, और जो कोल्ड एयर जो है वो गर्म है ना, वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आगे किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। तो वो एयर कन्वर्ट हो गई किस में, वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो इस वजह से वाटर बॉटल पे हमें ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। तो water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water. If we keep some ice cold water in a glass, then we will observe water droplets on the outer surface of glass after some time. Reason क्या है बच्चों, the water vapor present in air on coming in contact with glass of cold water loses energy. वो अपनी एनर्जी क्या कर देती है, लॉस कर देती है. So water vapors get converted into liquid state which we see as water ड्रॉपलेट, जो हमें दिखती हैं किस फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में. क्लियर है बच्चों यहाँ तक की कहानी. तो मैटर का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, जिसके अंदर हमने स्टेट्स के बारे में डिस्कशन किया, सॉलिड लिक्विड गैस, स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. उन पॉइंट्स को यानी उन टेम्परेचर और प्रेशर को अल्टरेट करके हमें कौन कौन सी टर्म्स हमारे निकल के आ रही हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या है वो याद होना चाहिए.
इसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर टाइम ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, वो कैसे बन रहा है वो याद होना चाहिए, ठीक है। इवेपोरेशन प्रोसेस क्या है, बॉइलिंग प्रोसेस क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, इवेपोरेशन से हमें कूलिंग इफेक्ट कैसे शो होता है ना। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमारे मैटर के जो फर्स्ट पार्ट में है वो हमने कवर अप किए हैं। तो इनको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से लर्न कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।